हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज हम लोग बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे मिले हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम ऑन यूट्यूब अप्रॉक्सीमेट बिफोर 1 years I came on YouTube, but after 1 years now I am on the screen and आप लोग के साथ मैं आज जुड़ूंगा दिवाली के शुभ अवसर पे। मतलब विश यू ए वेरी प्रॉस्पेरस दिवाली एंड छठ पूजा। एंड आपके लिए एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम बहुत दिनों से यूट्यूब पे नहीं आए थे। कुछ प्रॉब्लम था, उतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं बहुत दिनों से नहीं आया था। लेकिन आज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक नया चैप्टर जो कि आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बता दूं कि यूट्यूब पे रेगुलर नहीं आने की वजह से बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं अब यूट्यूब पे नहीं आऊँगा। तो ये बता दूं कि अब आपको जो है यूट्यूब पे मैं रेगुलर मिलूंगा। तो इसलिए आपके लिए एक आज नया चैप्टर्स जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, और जो कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होता है, बस ये लॉजिक पे बेस्ड होता है। ये चैप्टर का मतलब कंसेप्ट ही है लॉजिक। मतलब ये चैप्टर मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर जो है आपको तो सबसे पहले आज बहुत ही मतलब अच्छा मौका है आपको कि आप घर पे होंगे, सारे लोग घर पे होंगे, दिवाली मना रहे होंगे, तो आज आपके लिए टाइम भी होगा। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स को आप लोग बहुत ही सपोर्ट करेंगे। और तो इस चैप्टर्स को बता दूं कि मैं ये चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं अभी, तो ये चैप्टर आपका जो है फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो है आपका इसमें लॉजिक पे बेस्ड होता है। मतलब ये चैप्टर ये नहीं कि मतलब जैसे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कॉस टू थीटा का क्या होता है, तो इस तरीके का ये बेस्ट चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जैसे आपका ये चैप्टर का नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये चैप्टर आपको यही चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं अभी। तो इस चैप्टर में जनरली आपका क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मीन बाय परमुटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन। मतलब कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। पहले किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने के पहले आपको इसका मतलब बेसिक पढ़ना होता है। बेसिक मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि आखिरकार हम करते इसमें क्या है और कॉम्बिनेशन में क्या करते। तो परमुटेशन का मतलब होता है सिंपली अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें थिंग्स को जितना भी हमको दिया हुआ रहता है उसको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है वो अभी हमको देखना है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। और ये हर एग्जाम में आपका, या तो कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी हो या फिर जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो या फिर एनडीए हो, ये किसी भी एग्जाम में, मतलब ये सारे एग्जाम में, आईआईटी का हो या फिर एनडीए का हो या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं वहां भी एक दो क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बता दूं कि जनरल कंपटीशन हो या फिर कहीं भी, तो जनरल कंपटीशंस में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और ये मैं बता दूं कि इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता रहे थे कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। तो परमुटेशन मतलब थिंग्स को अरेंज कैसे करते हैं, और कॉम्बिनेशन मतलब कि इसको कलेक्शन, मतलब कलेक्शन है एक, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जितना भी दिया हुआ होता है थिंग्स, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे। कलेक्शन मतलब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट मतलब कलेक्शन मतलब सिलेक्शन करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जैसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो पहले ये बेसिक था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लें। और अभी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आपको मैं बताऊंगा अभी,
तो पहले तो बेसिक डिफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दोनों को पहले हम लोग लिखेंगे कि आपका होता क्या है परमुटेशन। इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये चैप्टर में फॉर्मूला तो ज्यादा लगता नहीं है, बट लॉजिक बेस्ड चैप्टर है, मतलब लॉजिक पे ही डिपेंड करता है कि इस पे लॉजिक मतलब लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं होता है जो बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा। इसमें बहुत ही 2 लाइन में सॉल्यूशन खत्म होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर एग्जाम में पूछता है इस चैप्टर से, तो इसको हम लोग क्यों ना अच्छे से कर लें। तो सबसे पहले जो हम लोग को जानना है क्या कि हम इस चैप्टर में करते क्या है। तो इस चैप्टर में तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे, इन दिस चैप्टर we will study the number of ways of arrangement or selection something or all of the things out of the given collection of things। तो पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में आपको जनरली क्या करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिए हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी the number of ways of arrangement or selection of something or all of the things out of the given collection of things। मतलब जो भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके मतलब इस बॉक्स में आपको दिया गया है 6 बॉल है। मान लीजिए एक रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और वाइट है, येलो है और मान लीजिए कि ब्लैक है, BL। तो इसमें से अगर मान लीजिए आपको कोई भी बॉल को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्या दिया हुआ है, थिंग्स दिया हुआ है। तो इसमें से कलेक्शन करेंगे, मतलब कि सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारा कलेक्शन आपको है ऑब्जेक्ट का, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ अल्फाबेट्स पता है, ABCD जो भी है, तो आपको अल्फाबेट से या फिर कुछ भी है अरेंज करना है, तो उसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड दिया हुआ है तो ABA, फिर इसको BAB, फिर इस तरीके से अल्फाबेट अगर मान लीजिए कि 3 अल्फाबेट्स पता है A, B और C, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक तो ABC हो गया, आप BAC भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, मतलब परमुटेशन में हम लोग अरेंज करते हैं और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको जो भी करना है, कंसेप्ट लगाना है, वो कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है परमुटेशन या फिर कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम लोग नंबर जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है, बहुत सारा मतलब ऑब्जेक्ट दिया रहता है, उसमें से आपको कुछ अरेंज करना है और उसको क्वेश्चन को कर देना है। तो पहला तो ये था, कुछ रूल्स होता है। तो पहले तो हम लोग इस बेसिक चीज को समझते हैं कि क्या आखिरकार इस चैप्टर का बेसिक है। तो इसमें बेसिक यही है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया रहेगा, उसमें से कुछ अरेंजमेंट करना होता है। तो अरेंजमेंट के केस में आप परमुटेशन लगाएंगे और जो है सिलेक्शन के केस में कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो यही था। तो यह लिखा गया है, इन दिस चैप्टर we will study the number of ways of arrangement or selection of something or all of the things out of the given collection of things। तो ये आपका जो है
ये जो है आपको बेसिक डिफिनेशन था, आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर ले। और बाकी हम लोग जो है अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। तो अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप लिख लिए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक डिफिनेशन। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या परमुटेशन, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन। एक देखिए मोटा मोटी कंसेप्ट हम लोग देखें कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अब एक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या देखें, सिलेक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन कि आखिरकार परमुटेशन होता क्या है, आखिरकार परमुटेशन होता क्या है वो देखते हैं, उसको डिफाइन करेंगे कैसे डिफाइन होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बोरिंग नहीं चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। अगर आप क्वेश्चन पे आइएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए बोर ना होंगे, डोंट वरी। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आई विल टेक एंड सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। मतलब हम इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, आईआईटी हो या फिर जेईई मेंस हो या फिर एनडीए में, सारे टाइप के क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो क्वेश्चन पे जब आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो पहले देखते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन जो है क्या होता है, तो द वर्ड परमुटेशन means arrangement of the things, and the order of the things is important in which things are to be put। मतलब कि परमुटेशन में आपको ये बता दूं कि परमुटेशन जो है, ये चैप्टर जो है, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं थिंग्स का, तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर को आप इंपॉर्टेंट वहां पे मतलब ज्यादा महत्व देते हैं। ऑर्डर जैसे मतलब ये कहते हैं कि अगर ए बी सी दिया हुआ है 3 लेटर, तो इससे जो आप बनाएंगे तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये नहीं कि तीनों लेटर से एक ही, मतलब जो क्वेश्चन कहेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनाए, मतलब कि इसमें ऑर्डर को इंपॉर्टेंट रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसमें कोई भी चीज कहीं पे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी इस नाम ट्रायंगल को दे सकते। तो इसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि ये यहीं पे होगा, सी होगा तो यहीं पे होगा, ए होगा तो यहीं पे होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और ऐसे भी किसी भी फिगर का हम लोग जो वर्टेक्स को जब नाम देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। तो जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो इससे कई बार ऐसे जो है कहीं पे लिख के बना देंगे, जैसे दूसरा ट्रायंगल होगा बी ए सी, कहीं भी, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि ए बी सी है तो सी ए बी लिखे, फिर और भी बना सकते हैं, सी ए बी हो गया, बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बता दूं कि परमुटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उसमें क्या होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका परमुटेशन। आगे जो हम लोग देखेंगे वो कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं,
तो इसमें तो सेम जनरली अरेंज करना होता है, जो भी अल्फाबेट्स होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें अरेंजमेंट करना है। बट कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, अभी अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे कॉम्बिनेशन, जो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन। तो ये था आपका परमुटेशन। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। अब है आपका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉम्बिनेशन मीन्स सिंपली selection of things, selection of things and order here is not important। मतलब कि अगर मान लीजिए कि इसमें कॉम्बिनेशन जो हम लोग करते हैं तो इसमें सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस तरीके से उसको सेलेक्ट करें। मतलब कि अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो ABC दिया हुआ है, तो इससे अगर आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो आप कैसे करेंगे। आप जैसे मान लीजिए इसको कहीं किसी भी तरीके से ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि A इसी वर्टेक्स पे रहेगा या फिर ये B इसी वर्टेक्स। जैसे मान लीजिए कि इसका तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में, किसी भी फिगर का जो वर्टेक्स का नाम देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर A दिए तो यहाँ पे B, यहाँ पे C दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे C A नहीं हो सकता है, यहाँ पे A भी हो सकता है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया तो ABC ऐसे भी हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके से, तो इसमें अगर मान लीजिए ये वर्टेक्स पता है, उससे अगर आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है तो ABC ट्रायंगल तो वही रहेगा, अरेंज थोड़ी कर रहे हैं इसको। जैसे ये ABC ट्रायंगल हुआ, यहाँ पे ABC हुआ, फिर यहाँ पे भी ABC इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कि हर वर्टेक्स से जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो सेम ही आ रहा है, मतलब इसमें अरेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, बस वही हो रहा है। बट अगर परमुटेशन की बात करें तो उसमें आपको जब ABC से बनाना होता है तो तीनों अलग अलग होता है। जैसे पहला आपका ABC बना तो दूसरा बनेगा BAC, फिर CBA, तो ये अरेंजमेंट आपका डिफरेंट आ रहा है। बट अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो अरेंजमेंट तो सेम ही आ रहा है ना, इसको आप ट्रायंगल से स्क्वायर तो नहीं बना देंगे। तो सिलेक्शन में पहले आप सेलेक्ट करते हैं तो इससे जो ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट परमुटेशन में आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। तो यही दोनों में आपको डिफरेंस है। बाकी और भी कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसका अलग महत्व है, बट यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस दोनों में है कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन में, और परमुटेशन में आपका जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे खास बात यही इस चैप्टर का है कि बहुत लोगों को बेसिक ही नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो ये आपको सबसे पहले जानना है कि आखिरकार है क्या, परमुटेशन है क्या, कॉम्बिनेशन है क्या। तो इसमें देखिए आपका ऑर्डर डिफरेंट आता है, इसमें सेम आता है। दोनों एग्जांपल हम आपको दिखाएं कि अगर इससे जितना भी ट्रायंगल आप बनाएंगे तो हर बार जो है आपका सेम ही अरेंजमेंट आने वाला है, डिफरेंट नहीं आएगा। परमुटेशन में डिफरेंट आता है, इसलिए उसको हम लोग ऑर्डर को इंपॉर्टेंट वहां पे रखते हैं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब हम आगे कुछ जो रूल्स है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी बोर ना, मतलब देखने में बोर फील होगा, क्योंकि अगर ज्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो होंगे तो आप देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। अभी आज हम इस चैप्टर्स में बस बेसिक कंसेप्ट को लेकर आया हूं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो पहला रूल होता है उसको देखेंगे।
अब जो है कंसेप्ट है, पहला आपका कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर में, जो रूल लगता है, रूल। तो सबसे पहला जो रूल होता है आपका, वो क्या होता है कि कुछ, जैसे आपको कोई भी चैप्टर्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है कि कई बार क्वेश्चंस को आप करते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चंस कम टाइम में करना है। आपको आज के टाइम पे आप स्मार्ट वर्कर नहीं बनेंगे तो आप आज के टाइम पे एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मतलब कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रोसेस वाइज करेंगे तो आपको एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जो कि आसानी से हम लोग उसको इस कंसेप्ट को यूज करके और आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है पहला, फंडामेंटल रूल ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसमें क्या है भाई कि इस रूल में हम लोग क्या करते हैं, आखिरकार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आखिरकार है क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो इसमें जो है आपको दो काम है, जैसे एम तरीके से करते हैं, दूसरा एन तरीके से करते हैं। तो दोनों जो काम हम लोग करते हैं तो उसको फाइनली जो किस तरीके से उसको फाइनली हम लोग करते हैं, मतलब कि दोनों को जैसे आप एक के बाद दूसरा मतलब तुरंत होना चाहिए। मतलब ऐसा जैसे आपको मान लीजिए कि दिल्ली से जयपुर, जयपुर और जयपुर से फिर कहाँ जाना है, कोलकाता। तो आप किस तरीके से रास्ता फॉलो करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप जयपुर गए, जयपुर से फिर कोलकाता गए, तो इस तरीके का जो कंसेप्ट का जो क्वेश्चन होता है वो इस कंसेप्ट पे आपका बनेगा। और अभी जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे होता है इस चैप्टर पे, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे इफ, पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, इफ द वन वर्क, if one work is, if one work can be done in m ways and after finishing it, another work can be done in n ways, then the both the work can be done, both the work can be done in m into n ways if they are done one after another। तो अब हम इस बताते हैं कि ये क्या है। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये करते हैं हम लोग कि इफ वन वर्क कैन बी डन इन m ways and after finishing it another work can be done in n ways, then both the work can be done in m into n ways if they are done one after another। मतलब कि आपको बता दें कि ये जो चैप्टर, मतलब ये जो कंसेप्ट बताया गया कि एक काम को मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, जैसे आपको जयपुर या दिल्ली जाना है। जैसे मान लीजिए आप कोटा पे हैं, कोटा है, आपको पहले जाना है, कोटा है, फिर जयपुर है,
और फिर दिल्ली है। यहां से आपको 3 रास्ता दिया है, यहां से 4 रास्ता दिया है, आपको पहुंचना है दिल्ली। तो इसी चीज को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने के लिए इस जो है कंसेप्ट को पढ़ते हैं। मतलब कि आपका पहला काम एम तरीके से हुआ है। मान लीजिए कि कोटा से जयपुर गया इतना तरीके से, जयपुर से दिल्ली गया इतना तरीके से। मान लीजिए कि ये जो है आपका एम बेज हो गया, ये एन बेज हो गया। जब ऐसा अगर कंसेप्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोटा से जयपुर जाने के लिए आपका पहला रास्ता को जब फॉलो करेंगे तो जयपुर से फिर आपको कितना रास्ता मिला, 4। फिर अगर आप दूसरे रास्ते को फॉलो करेंगे तो दूसरे रास्ते को फॉलो किए तो आप दूसरा रास्ता को जयपुर फॉलो करके अगर जयपुर पहुंचे तो जयपुर से फिर आपको 4 रास्ता मिलने वाला है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इस थ्योरी को यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो पहला वर्ग को, और दोनों ही कंटिन्यूअसली होना चाहिए, वन आफ्टर अनदर, तभी ये कंसेप्ट को लगा सकते हैं। मान लीजिए एक काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरे काम को मतलब हम लोग यूज करेंगे, मतलब कि दूसरे काम को हम लोग करेंगे। तो ये ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस चीज को लगाते हैं। तो अब हम लोग जो है, अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम क्वेश्चन को लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मतलब फंडामेंटल। और ये लास्ट टॉपिक आज है, क्योंकि इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि आज ये लास्ट है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। पहले जितना भी जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कंसेप्ट होगा वो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में जो ये आप अगर नोट डाउन कर लिए तो आप क्वेश्चन 1-2 प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। तो इसलिए मैं ये आपको पहले ये रूल लिखवा दिया, उसके बाद मैं अब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं हम पहले, तो पहले मॉडल 1 जो भी जिस टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे वो जो रूट वाला, तो फाइंड, पहला क्वेश्चन आप फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which a persons can travel from Kota to Delhi वाया जयपुर। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझे। आपको जो है कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर। मतलब कि अगर एक पर्सन को कोटा से पहले जयपुर जाना है, उसके बाद दिल्ली जाना है, तो कितने तरीके से वो जा सकता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ही कैन ट्रेवल फ्रॉम कोटा टू जयपुर। मतलब कि कैसे वो जाएगा, कैसे कैसे रास्ता को फॉलो करेगा, तो कितने तरीके होंगे वो जो आपको क्वेश्चंस में फाइंड करना है। मान लीजिए कि अब हम क्वेश्चंस है ऐसा, तो मान लीजिए आपको यहाँ एक कोटा हो गया, ठीक है, ये आपको जयपुर हो गया क्योंकि जयपुर को आपको लेकर चलना है, और ये आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली। फाइनली आपको डेस्टिनेशन दिल्ली दिया है, ये दिल्ली, ये जयपुर का है। अब मान लीजिए कि कोटा से जयपुर के लिए आपको 3 रास्ता दिया गया है, यहां से आपको जयपुर के लिए 4 रास्ता। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एक जगह का बहुत सारे रास्ते होते हैं कि मतलब आपको ट्रैवल करना है। मान लीजिए एक ही रास्ता थोड़ी ना होता है कि आपको, मान लीजिए कि आपको गया से पटना से मतलब गया से पटना आना है, फिर पटना से मोतिहारी जाना है,
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गया से पटना आने के लिए हमको एक ही रूट जो है चाकन से होकर जो आती है वही हो। बहुत सारे रोड हैं जो कि गया से लेकर पटना को मतलब आती है। तो इसलिए आपको यहाँ भी ये दिया गया है कि कोटा है, कोटा पे आप है, कोटा से आपको पहले जयपुर पहुंचना है और जयपुर से फिर दिल्ली पहुंचना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, अब ये आप क्वेश्चन देखकर हड़बड़ा जाएंगे कि कैसे होगा। तो यही तो अभी पढ़े थे कि एक के बाद अगर तुरंत कोई काम अगर आपका खत्म हो रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। इसमें कोई अरेंजमेंट और सिलेक्शन करने की बात नहीं। तो पहले मान लीजिए कि इसको हम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट रास्ता को अगर हम लेते हैं तो इसको अगर लेते हैं तो इसका कितना जाने का, जयपुर पहुंचता है, जयपुर के बाद इसके पास 4 ऑप्शन है जाने का। ठीक है, तो पहले जो है 1 पहला रास्ता, तो फिर 1 into 4 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर अगर मान लीजिए कि इसको, मान लीजिए इसको हम कल इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो 1 into 4 और इसको करेंगे तो फिर 1 into 4 और टोटल को गुना करके जोड़ देंगे। और ऐसे भी कर सकते, ये तो हो गया कि अगर पहला रास्ता को फॉलो किए तो 4 रास्ता आगे हमको मिला, अगर इस रास्ते को फॉलो किए तो 4 रास्ता मिला, अगर इस रास्ते को तो 4। कितना तरीके से मिला, तो हम जा सकते हैं 12 तरीके से। और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो 3 रास्ता यहाँ, 4 रास्ता, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 into 4 मतलब 12 वेज। तो ये आपका तरीका हुआ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लगाते कहाँ हैं। मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पूछे कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो पहले देखिए कि पहला कितना तरीका दिया हुआ है कि दूसरा कितना तरीका दिया हुआ है। जैसे हमको अगर मान लीजिए क्लास से कोई मॉनिटर बनाने के लिए अगर हमको गर्ल्स और बॉयज को सिलेक्शन करना है तो गर्ल्स को कितने तरीके से कर सकते, तो मान लीजिए कि 12 गर्ल्स है क्लास में और 13 बॉयज है और हमको मॉनिटर बनाना है, तो कितना तरीका होगा उसको मॉनिटर बनाने का। मतलब कि पहला 12 तरीका हो गया लड़की को, 12 तरीके से इसको हम ले कर सकते हैं और 13 तरीका इसका हो गया, मतलब 12 into 13 गुना कर देंगे, 156 तरीका हो गया। तो इस तरीके से आपको जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको कोटा से जयपुर का 3 रास्ता पता है, जयपुर से यहाँ का 4 रास्ता पता है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि पहला काम m तरीके से, दूसरा काम n तरीके से, उसके बाद टोटल इफ द बोथ द वर्क कैन बी डन इन m into n वेज, मतलब m into n वेज। जब ऐसा कब लगाएंगे, जब एक के बाद तुरंत कोई काम समाप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि आपको अभी तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बोर्ड पे लेने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर इसको आप लिख लिए हैं तो इसको हम इरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में बी है कि देयर आर 6 roads between A and B and 4 roads between B and C। कहता है कि यहां से इतना है आपका, तो पहला कहता है हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है ये कहता है कि 6 रोड्स जो है ए और बी से जाने के लिए, 4 रोड्स है जो बिटवीन बी एंड सी। तो कहता है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव from
A to C वाया B। कहता है कि 6 रोड्स जो है A और B से और 4 रोड्स जो है B और C से। तो कहता है कि जो है हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C वाया B। मतलब A पे आप हैं, B पे हैं, C पे हैं। कहता है A और B के बीच में 6 रोड है, 6, 3, 5, 6, ठीक है। और यहां से यहां तक 4 रोड है, क्योंकि बीच में B कह रहा है भाया। अब कहता है कि इसका कितना तरीका होगा कि A से C तक जाएगा। मतलब पहला 6 इंटू यहाँ पे 4, तो दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो 6 इंटू 4 मतलब 24 वेज। तो यहाँ पे इतने आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कंसेप्ट को अगर आप जानते हैं तो। अगर आप इसको जानते हैं, कंसेप्ट को जानते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान होगा। और भी इसमें क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर ये नोट डाउन कर लिए तो इसका दूसरा क्वेश्चन भी है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। जैसे आपको यहाँ पे क्या लग रहा था कि जो 6 रोड्स है ए और बी के बीच में, 4 रोड है जो बी और सी के बीच में, हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी। अब जो है आपका इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो अभी हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर लिख लिए होंगे तो इसको इरेज मैं करूंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है आपके लिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये हर एग्जाम में आता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो या फिर एनडीए हो या फिर आप कोई भी इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू अगर फेस कर रहे हैं आप, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछ देता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन, ये रीजनिंग में ही आता है। आप इस चैप्टर को समझ लें कि ये रीजनिंग टाइप का ही है, लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। इसमें लॉजिक लगता है, बस इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। इसमें अभी तक हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, बस लॉजिक है, उसको यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन इसका बनता है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C and that to A। कहता है, अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। मतलब इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C एंड दैट टू A। मतलब A से C कितने तरीके से जाएंगे और A मतलब A के लिए हम कितने तरीके से जाएंगे। मतलब दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। तो अभी तो ए से सी जाने के लिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या होता है। अब इसका जो है, मान लीजिए कि यहां पे देखिए ए था, बी था, सी था, यहां से 6 रास्ता था और यहां से 4 रास्ता है। बी और सी के बीच में 4 रास्ता है। अगर हम ए से सी गए थे तो 6 यहाँ और 4 यहाँ, तो 4। अब हमको सी टू ए जाना है, तो पहले रास्ते को अगर हम सी टू ए पहुंचना है तो फिर से 4 रास्ता, फिर से 6 रास्ते, टोटल इसको गुना कर देंगे तो 24 कितना हो जाएगा, 576। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, आपको बस ये रिवर्स कर दिया कि अगर इधर से 4 हो गया तो इधर से 6 हो गया। मतलब सी से ए तक पहुंचने के लिए कितना तरीका होना चाहिए, ए टू सी पहुंचने के लिए कितना तरीका होना चाहिए। मतलब दोनों को एक ही साथ अगर कैलकुलेट करना है कितना हो जाएगा आपका ये। मतलब ये तभी आप लगाएंगे ये कंसेप्ट को कि आपका जो है एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत अगर खत्म हुआ है तो फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाकर इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये m तरीका मान लीजिए, इसको n तरीका मान लीजिए, गुना कर देना है बस।
क्वेश्चंस खत्म। तो ये आपका था जो 2 क्वेश्चंस जो मैं लिया हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आने बाकी हैं। तो आप जो है अभी ये ना सोचे कि चैप्टर्स खत्म हुआ है, और ये चैप्टर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको अगर लंबा हो जाएगा तो आपको जो है आपको वॉच करने में मज़ा नहीं आएगा। मतलब ज़्यादा टाइम जो भी वीडियो होता है लंबा होता है, तो आपको थोड़ा सा जो है परेशानी होगी कि आप ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे पाएंगे। तो ये ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। विश यू ऑल ए हैप्पी दिवाली एंड छठ पूजा। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, है ना, और शेयर करें, जिससे मेरा जो है इस वीडियो हर बच्चे के पास, मतलब हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए, जो कि थोड़ा सा इस वीडियो को सपोर्ट करें, जो कि मेरा वीडियो हर लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और दिवाली के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि आप अच्छे से आज घर पे होंगे और दिवाली को मना रहे होंगे। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप अच्छे से इस चैप्टर जो आज किया गया है, तो इस वीडियो को भी थोड़ा देर टाइम निकाल कर इसको देख लें, और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल वेरी नाइस। एंड सेकेंड जो है, जो आपका वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आएगा। तो आपको आज के लिए इतना ही, और आपको दिवाली का आज फाइनली मैं बता रहा हूँ, आपके लिए दिवाली एक बहुत ही अच्छा जो है मौका था आज, कि आप इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। तो आपके लिए मतलब ये बहुत ही नया, मतलब चैप्टर्स जो है बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर्स आपके लिए लाया था। तो ये आपको ये जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का था। तो थैंक यू गाइस।